इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर के कुंडेश्वर गांव कनवार वंश का एक समृद्ध विरासत के लिए प्रसिद्ध है। 1781 गाज़ीपुर गजेटियर में इसका जिक्र है। इस गांव का इतिहास 500 साल पुराना है। ये गांव भूमियार ब्राह्मण समुदाय का राजा भैरव शाह के सबसे बड़े पोते तल कुंवर बाबू माधव राय ने गंगा नदी के किनारे 1507 ईस्वी में स्थापित किया था। कुंडेश्वर गांव आपका दिल्ली से 890 किलोमीटर, मुंबई से 1552 किलोमीटर, चेन्नई से 1892 किलोमीटर और कोलकाता से 715 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबू हरिनारायण सिंह, बाबू सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह चेयरमैन और बाबू विजय शंकर सिंह विधायक, जो 1952 से 1984 तक लगातार विधायक थे। और उनके इकलौते पुत्र त्रियोगी नारायण सिंह उर्फ गोपाल बाबू, जिनकी पैदाइश 6 जुलाई 1935 और अपना इस दुनिया से रुखसत जब हुए हैं 5 जनवरी 2026 को। इस गांव में क्यों मैं आया, इसकी पहली वजह यह है कि इस गांव एक ऐतिहासिक गांव है। इसी गांव के रहने वाले शख्स ने बाघ को मारा था। इसी गांव को, ये गांव जरूर देखा जा रहा है, लेकिन हरी क्रांति का अगर प्रेमी कोई था तो उर्फ गोपाल बाबू थे। एक एक अद्भुत पेड़ यहाँ नज़र आएंगे आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। और उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए था पूरे भारत सरकार से, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक पेड़ों को जो ला करके आपने रखा है। ये बाबू विजय शंकर जी की कोठी है। इस कोठी की अद्भुत कहानियाँ हैं। मैं खुद उनके पोते से खुद उनका नाम जानते हुए जानना चाहता हूँ। ये कुछ चीज़ें बताएं उनके बारे में। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम वरुण नारायण सिंह, ग्रैंडफादर हमारे जो हैं त्रियोगी नारायण सिंह, उन्होंने ये पूरे पेड़ अलग अलग देश मतलब देश के जो स्टेट्स में उन्होंने ट्रैवल किया, वहाँ से इन्होंने पेड़ों को लाया और अपने यहाँ उन्होंने इसको स्थापित किया। उनका मेन उपदेश ये था कि जो भी मेरा घर हो वो एक फॉरेस्ट के बीच में हो। तो उस प्रेरणा से उन्होंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो इंजीनियरिंग से की और जो प्रोफेशन चूज़ किया था वो सिविल इंजीनियर था। लेकिन बाद में वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट के तौर उन्होंने पेड़ों पे बहुत काम किया और मोर देन 10 लाख ट्री उन्होंने अपने जीवन काल में प्लांट किए हैं। और अब तो उनका आफ्टर डेथ ही हैज़ लेफ्ट अस विद दिस एनवायरनमेंट व्हाट ही हैज़ क्रिएटेड। और ये एक लेगेसी है हमारे लिए, जो उन्होंने एक तरीके से हमको भी इंस्पायर किया कि इन फ्यूचर हमें भी इनकी तरह बहुत सारे पेड़ों को स्थापित करना है। तो हर साल हम आने वाले टाइम में स्कूल में भी और बाकी जहाँ पे भी मौका मिलेगा, कम से कम 100 पेड़ प्रति वर्ष करेंगे इसको बढ़ाने के लिए। इस गांव, इस महल की जो छोटा सा घर है, कुटिया है, इसी की कोठी है, इसकी कुछ ऐतिहासिक पहलू बताएं आप। इसकी सीढ़ियाँ कुछ अजीब अजीब सी हैं कि कोठियाँ कुछ अजीब सा है जहाँ आप लोग अपना सामान रखते हैं। इन चीज़ों को अगर हम दिखाएं तो मैं क्योंकि लोगों को मालूम है कि यहाँ की सीढ़ी बहुत मशहूर है इसमें। जी, ये बेसिकली स्टार्टिंग में ये वाला जो पोर्शन था, हम लोग इसको एज अ इंटरटेनमेंट एरिया यूज़ करते थे एज अ फैमिली। जैसे कोई मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर जैसे यूपी में भी आते थे तो यही चबूतरे पे वो अपना रहते थे, टहलते थे, अंदर रहते थे। तो एज अ गेस्ट रूम था पहले, उससे पहले ये नाच घर के तौर पे यूज़ होता था। तो जैसे बाबू बनारसी दास जो आपके चीफ मिनिस्टर रहे, तो जब हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम पे आते थे यहाँ, तो
क्योंकि मेन रेसिडेंस एरिया उस तरफ होता था हमारा, हाँ, तो वो यहाँ रहते थे और बाकी फैमिली अंदर रहती थी। हाँ। तो क्योंकि उस समय वो विधायक काफ़ी वैसी लेगेसी वाले थे, तो उनसे सलाह करना या जो भी पूर्वांचल के लिए क्या होना चाहिए किस तरीके से, तो वो यहीं पे सारे डिस्कशंस होते थे। हाँ। और अब बाद में क्योंकि थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड करना होता है चीज़ों को, हाँ। तो अब थोड़ा आज के तौर तरीके से अब इसको इंटीरियर कर दिया गया है। अच्छा, और बाकी तो एक्सटीरियर वैसे ही है जैसे वो तब का था। मोर देन 250 ईयर्स ओल्ड ये बिल्डिंग है आपकी अच्छा। जी। और बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे इसमें अब देखिए 250 साल पुरानी ये बिल्डिंग ऐतिहासिक है, और ये क्योंकि बाबा शंकर राय 1952 से विधायक थे, तो यकीनन कांग्रेस का ज़माना था, बहुत लोग आते थे। अभी मैं सिर्फ अभी दिखाने चलता हूँ, वो नाच घर मुझे दिखाइए, वो सीढ़ी दिखाइए, उसके बाद फिर हम बाबू गोपाल जी द्वारा पेड़ किस तरह कैसे कैसे अजीब अजीब पेड़ लगाए हैं मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इस ऐतिहासिक घर का मैं मुआयना कर रहा हूँ, खुद आप देखेंगे, बताएंगे इसके बारे में आप। ये गोल घर है। इसमें ना कोई पिलर आप देख सकते हैं और ना कोई लिंटर है। ये वैसे ही है जैसे पहले का था। दीवारों की चौड़ाई आप देखें, आपके पीछे कम से कम 4-4 फीट की दीवारें हैं ये पूरी। और मेन जैसे आप ताजमहल का जैसे गुंबज देखते हैं, उसी कॉन्सेप्ट में ये बना है। तो ये उसी तरीके से अभी प्रिजर्व हमने वैसे ही किया है, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया जी। और ये आगे वाला हिस्सा हमारा नाच घर होता है। ये आइए, अभी आइए। अच्छा, हाँ, ये हमारा डांस एरिया या नाच घर जो पुराने ज़माने में होता था एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो यही हॉल को यूज़ किया जाता था, जहाँ लोग आके अपना रहते थे, अपना देखते थे। तो यहाँ ऊपर वाली जो हिस्से हैं, जो पर्दा सिस्टम में जो लेडीज़ होती थी, उसी से व्यू करती थी अपना। और बाकी जेंट्स अपना इधर बैठे रहते थे कॉर्नर्स में। कार्यक्रम होता था। बाद में इसको हम लोगों ने एज अ गेस्ट रूम कन्वर्ट किया, जो फ्यूचर में जैसे कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट्स आते थे, मिनिस्टर्स और उस तरीके से, तो यहाँ रहते थे अंदर और बाहर अपना मीटिंग वगैरह अटेंड करते थे परिवार के लोगों के साथ। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस इस तरीके से है जी। अभी मैं एक बैठी हुई हैं, मेरी मुलाकात हो रही है बहन जी से, मैं इनसे की बात करता हूँ। वो उनकी पोती हैं, तो डॉटर हैं। अपना नाम बताइए और बताइए मेरा कि। नाम अलका सिंह है, मैं उनकी बहू हूँ। जी। और ये इसमें 95 में अच्छा। आखिरी बार नाच हुआ, अच्छा। जिसको कि हम लोगों ने भी इन खिड़कियों के द्वारा बैठ करके इस सीढ़ी के रास्ते से हम लोगों ने भी देखा, और देख सुन के हम लोग वापस आ गए। एक शादी थी, उसी शादी में बारात आई थी बलिया से, और हम लोगों ने यहाँ पे हाँ देखा था। तो जो पर्दा सिस्टम था, हाँ, तो पर्दा सिस्टम के तहत ही हम लोगों ने ना पीछे की सीढ़ी से जब सारे जेंट्स बैठ गए, सारे अंदर आ गए, तो ये दरवाजे बंद हो गए और हम लोग चुपचाप पीछे से सीढ़ी से उन झरोखों में घुस गए। और घुस के जितनी भी शादी के समय में महिलाएं इकट्ठा थी, हम लोगों ने 10 मिनट उसको हम लोग सुनते थे कि नाच घर, लेकिन हम लोग कभी देखे तो थे नहीं। तो पहली बार हम लोगों ने लेकिन उसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ पे रहने का अपना खुद हम लोग अब रहते हैं। तो उसके बाद फिर अब ये नाच घर का काम ख़त्म हो गया। लेकिन आज भी होली दशहरा में गांव में महिलाएं आती हैं, बुआ बेटी गांव की मिलने के लिए। तो वो जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, वो हमेशा पूछते हैं, अच्छा चाची यही नाच घर है क्या जो गांव में हम लोग सुनते हैं, क्योंकि ये गांव का इकलौता नाच घर। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि और जिन्होंने इसको बनाया, उनके वो फोटो है जिन्होंने इस घर को बनाया। देखो, ये हमारे विधायक जी हैं, श्री विजय शंकर सिंह जी, और 1952 से 1984 तक लगातार इस मोहम्मदाबाद के रहने वाले विधायक हैं, और जिन्होंने निर्माण कराया था इस पूरे हॉल को, मैं उनको दिखाने चलता हूँ। देखिए आप, मैं इस हवेली की तामीर करने वाली शख्सियत के बारे में जानना चाहता हूँ, बताइए आप। जी, ये बाबू विभूति नारायण सिंह हैं, जो इस
पूरे को उन्होंने बनाया है, कोठी को। और एक तरीके से समझ लीजिए ये हमारे लिए इन्होंने सारे जितनी भी ज़मीनें हैं जो आप सुनते होंगे कि ये इतने 2000 बीघे के या 2400 बीघे के ज़मींदार होते थे, तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा की गई हैं। और इन्होंने इनके बेटे हैं, वो फ़ोटो नहीं खिंचाते थे, तो उनकी तस्वीर हम लोग के पास उपलब्ध इस कारण नहीं है, नहीं तो इनके बाद फिर वो हैं। और फिर जब उन्होंने फ़ोटो न खिंचवाने का कोई तो लॉजिक बताया होगा उन्होंने? अब हम तो थे नहीं, लेकिन सुनते यही हैं कि ही वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन टेकिंग पिक्चर्स, कीपिंग हिमसेल्फ लिटिल लो प्रोफाइल। तो लो प्रोफाइल जीवन शायद हम लोग को जो है उन्हीं द्वारा आया है। जैसे दादाजी ने 10 लाख पेड़ लगा दिए अपने हाथ से, उनका कहीं तस्वीर आपने नहीं देखा पूरे कार्यकाल जीवन में, कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन जो उन्होंने किया वो आपके सामने है। तो इस तरीके से शायद उन्हीं का अंश वहाँ तक आया। और हम लोग भी जैसे स्कूल और बाकी चीज़ कर रहे हैं, तो अपना हम लोग काम पे फोकस करते हैं और लो प्रोफाइल रहते हैं। जी, मधुबनी पेंटिंग है, ये हमारे फादर इन लॉ ने हमारे ग्रैंडफादर को गिफ्ट किया था जब शादी हमारी हुई थी 2015 में, तो तब मधुबनी पेंटिंग कटिहार से ये आई थी। जी, जो कि अभी 13 जुलाई को इसी साल उनका भी स्वर्गवास हुआ है। क्या नाम है उनका? श्रीमती कमला सिंह। तो आपकी बताइए हम जरा जी, कि आप पुरानी ख्याल की सासू माँ हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? जो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने कभी पूरे घर को बांध के रखा और बहुत ही ज़्यादा ये कर्मठ थी। ये मतलब बहुत शांति के साथ में, और कितने भी लोग आते थे वो अकेले सबको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती थी। और ये भी 89 के एज में गई हैं, और 88 के एज में अपनी परपोती को हाथ से बना के पुआ खिला के, इडली सांभर खिला के गई हैं 88 के एज में, खुद से कुर्सी लगा के किचन में बैठ के अब ये लाओ ये लाओ ये लाओ, और बहुत अच्छी थी। और उस दौर में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा इनके विषय में, जो इनकी मदर इन लॉ मतलब कमला सिंह, उन्होंने उस ज़माने में अपने बच्चों को दून वेलम्स और सब चीज़ उस लेवल की एजुकेशन हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों ने मतलब भेज के करवाया। जब देहरादून उस गांव में जहां पानी बिजली चीज़ें बेसिक लेवल पे उपलब्ध नहीं हैं, बच्चे तब जाके देहरादून में और दून स्कूल और गर्ल्स सारी वेलम्स में जाके पढ़ी। तो ये सब विजन इन्हीं लोगों का है। तो मॉडर्न थिंकिंग क्या है वो आप देख सकते हैं। तो वही बोले ना, अपने दौर से पहले जिस जमाने में लोग लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं थे, उस समय में उन्होंने अपनी 2 बेटा सबको देहरादून में पढ़ाया। बेटी आज के डेट में सोशल सीनियर डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट वर्ल्ड बैंक, इनकी बेटी जो सोशल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट जो वर्ल्ड बैंक है उसमें तैनात हैं आज भी। तो ये सिर्फ पढ़ाई के दम पे ही आप उतना ऊपर जा सकते हैं। जी आई हैं, वो यही हैं। जी, अजीम शख्सियत कि उस घर के ऊपरी तल पे मौजूद हूँ। नीचे आपको दिखाया ऐतिहासिक लगभग 4 फीट ऊंची दीवार, उसके ऊपर ये भी बना हुआ था, लेकिन इस वक्त इसे थोड़ा उनका पूरा का पूरा उस कथन पे परिवार ने सहमति जताया गया। नीचे कोई चेंजिंग नहीं किया, लेकिन ऊपर अपने अंदाज से इसका निर्माण कराया है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज उनकी बेटी से मेरी मुलाकात हो रही है। उस दौर में उन्होंने देहरादून में तालीम हासिल किया और आप एक ऊँचे पद पे हैं। मैं ख़ुद उनका नाम जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आपको जब आपने देहरादून पढ़ाया, क्या महसूस किया और कैसे क्या आपने फील कर रही हैं आप? नमस्ते। ये हमारे जो पिताजी थे, पहले अपना नाम बताइए। जी, अपना नाम, मेरा नाम मृदुला सिंह है और ये आरना है, आरना माल्या सिंह। ये हमारे जो पिताजी थे वो पढ़ाई पे बहुत ही
उसका इम्पोर्टेंस समझते थे। तो हम लोगों को बचपन से ही देहरादून में पढ़ाया, सब बच्चे वहाँ पढ़े, लड़कियाँ और लड़कों में एकदम मतभेद नहीं हुआ। मैं सबसे अच्छे स्कूल में कि उससे पहले हमारे बुआ लोग थे, वो लोग यहीं पर रह के अपना जो भी पढ़ाई लिखाई था घर के अंदर रहकर ही पढ़े थे। लेकिन पहली बार इस पूरे मुल्क एरिया में हमारी जनरेशन को ही सबसे पहले बाहर भेजकर पढ़ाया गया। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया गया, बोर्डिंग स्कूल था, और वहाँ से फिर हम लोगों को हमेशा उन्होंने साथ दिया पढ़ाई के, पर आगे भी पढ़ते गए। फिर ऐसे करके हम लोग सब कॉलेज किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, फिर और आज हम भी चले गए थे बाहर पढ़ने के लिए, यूके में गए थे। तो हमारी भतीजी भी गई है, आरना भी पढ़ रही है। इसीलिए स्कूल के नाम पर यहाँ पे बहुत ही तवज्जो दिया गया कि सब पढ़ कर आगे बढ़े। आप किसी वर्ल्ड बैंक में हैं आप, तो उसकी हैसियत से आप क्या महसूस कर रही हैं? वो तो इस पढ़ाई हमारे को आगे लेके, इस घर में जो भी आगे बढ़ा है पढ़ाई के उस पर ही आगे बढ़ा है। और चाहे वो किसी भी जगह काम, फिर कोई भी कहीं आगे नहीं बढ़ा होता। आज आप यहाँ पर जो भी देख रहे हैं पढ़ाई की बदौलत ही देख रहे हैं। मेघा माल्या जी जो हमारी घर की बहू है, वो भी ऐसे परिवार से आती हैं जहाँ पे पढ़ाई पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उनके पिताजी लोग भी अपना स्कूल चलाते हैं। आज मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी जो थे जी, इन्वायरमेंट, हरियाली, वो पेड़ के बहुत शौकीन थे। जी हाँ। ऐसे हालात में आप देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे एक बेटी के हिस्से से? हाँ, एक तो बेटी के संदेश से तो बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे लड़कियों के। जब तक लड़की नहीं पढ़ेगी वो अपना घर नहीं चला पाती है, उसको समझ नहीं होता है अपने बच्चों को कैसे पालेगी, चाहे वो नौकरी करे या घर पे रहे, दोनों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। और यहाँ का जो आप देख रहे हैं जितने भी पेड़ लगे हैं, शुरू से ही था कि पर्यावरण पर बहुत ध्यान दिया जाता था हमारे यहाँ। तो इसलिए इस तरह का बाग बगीचा यहाँ से और भी जगह जहाँ जहाँ ज़मीन है वहाँ पर भी पापा ने लगाया था तरह तरह के पेड़। और जहाँ ट्रैवल करते थे वहाँ से ही पेड़ लाते थे, पौधे लाते थे, चाहे वो कश्मीर हो या उड़ीसा हो या महाराष्ट्र हो या केरला हो या कहीं भी, हर जगह का एक आध पेड़ ला के यहाँ लगाने का उनका बहुत शौक था। ये तो शौक उनका था। एक बेटी की हैसियत से आम बहनों को पेड़ लगाने के संबंध में क्या आपका संदेश होगा? ये है कि जब भी एक हर जगह आप देखते ही होंगे दूसरे क्षेत्र में कि जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके नाम पर अपना वो लोग पेड़ लगाते हैं। तो जैसे ही कोई लड़की पैदा हो पेड़ लगाइए, उससे क्या होगा आप अपनी बेटी की तरफ बहुत ध्यान देंगे, जैसे आप पेड़ की तरफ ध्यान देते हैं। ये कृषि क्षेत्र है तो वैसे ही लोगों का लगाव है पेड़ों के साथ और खेती के साथ। तो जब वो इतना समय उसमें लगाते हैं तो फिर अपनी बेटी पर भी ध्यान देंगे, एक जुड़ा रहता है रिश्ता दोनों के साथ। हमारे पिताजी ने हमारे जन्म के समय गुलाब का फूल पूरा लगाया है, पौधा आज तक वो है। तो इसलिए अच्छा लगता है जब उसमें खिलता है। कितना ध्यान दिए, तो हमारे पर भी ध्यान दिया, हमें भी पढ़ाए लिखाए सब कुछ, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। ऐसे खातून से मिल रहा हूँ जो खातून पर्दे में रही हैं। पर्दा, इतना सख्त पर्दा, इसकी कोई इंतहा नहीं है। 1952 से लेकर 1984 तक रहे विधायक और विजय शंकर सिंह के परिवार की एक खातून, जो खुद इनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे लोगों ने इतना दूर भेजा पढ़ने के लिए, क्या महसूस कर रही हैं आप? नाम बताइए। मेरा नाम मधुलिका सिंह है जी। और मेरे जो पेरेंट्स और जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका वो बहुत विजनरी थे। उन्होंने पढ़ाई में लड़का लड़की का कोई वो मतलब कि भेदभाव नहीं करते हुए हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म दिया।
वो प्लेटफॉर्म जो हमें मिला एजुकेशन का, देहरादून से लेकर दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक, वो सफ़र जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला उससे हमने लीप लिया और फिर मैं बॉम्बे पहुंच गई। उसमें भी मेरे पेरेंट्स का बहुत सहयोग था, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि आप जो भी करें आप एक्सेल करो। तो फिर मैं बॉम्बे गई, मैं थोड़ा घबराई थी क्योंकि मैं अकेले गई थी, ना मेरा वहाँ कोई जान पहचान ना कुछ नहीं। और हम जब वहाँ पहुँचे तो दे से दैट यू सॉ, यू लव्ड इट, ऑफ कोर्स आई डोंट से दैट कॉन्कर्ड इट बट आई डिड ओके। और फिर वहाँ मैंने चंद्रकांता एक सीरियल आती थी पहले, उससे मेरी शुरुआत हुई। वो मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, उसकी मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर प्लस उसका मैं स्क्रिप्ट एसोसिएट स्क्रिप्ट राइटर भी थी उसमें। तो करते वहाँ से मुझे एक वो मिला, जैसे कहिए कि एक एक्सपीरियंस मिला। और उसके बाद मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम है ओमेगा फिल्म्स। और उस बैनर के उसकी मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हूँ। और उसमें मैंने अपना जितने भी मेरे सीरियल्स हुए राइट फ्रॉम 2003, तो कमलेश्वर एक राइटर थे, अब तो नहीं रहे कमलेश्वर जी, जिन्होंने मासूम, आंधी, बहुत सारे, वो चंद्रकांता के वो थे, क्या बोलते हैं, राइटर थे। उनके अंदर मैंने लिखना सीखा, हिंदी किताबें पढ़ना सीखा। और उन्होंने मुझे जो मुझे सिखाया, एक्सपीरियंस उनके अंदर मैंने किया, तो मैंने अपना स्क्रिप्ट खुद लिखना शुरू किया। और फिर अनुराग कश्यप एक डायरेक्टर हैं, उनको मेरी कहानी और ये सब बहुत पसंद आई, तो वो मेरे लिए डायरेक्ट भी किए थे। उसके बाद फिर बहुत सारे मैंने सीरियल्स किए, और जिसमें कि वेरी फेमस थे दूतू मेहमेद, घरवाली ऊपर वाली, कोई तो होगा अपना, बस ऐसे मतलब बहुत सारी थी। और 2013 में मैंने ऐसा प्रेम कहा जो दूरदर्शन में प्रसारण हुआ था, और सारे मेरे प्रोग्राम्स हुआ। उसके बाद फिर हम डॉक्यूमेंट्री में भी गए, काफ़ी हमने डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए काम किए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवेज़ के जो हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड, चेनाब ब्रिज, उसका फुल डॉक्यूमेंट्री राइट फ्रॉम कटरा टू बनिहाल, आई हैव मेड दैट फिल्म ऑल्सो, which was aired with the PMO office and much appreciated, of course. That, of course, is, I wouldn't like to blow my own trumpet, but definitely it was appreciated. And I got a lot of experience. I wanted to do that program. मैं खुद वो प्रोग्राम करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि लाइफ टाइम में एक वो प्रोग्राम मुझे मिला है। तो वो मैंने बेखूबी से, मेरी टीम, और मैं अकेले नहीं की, मेरी टीम मेरे साथ थी पूरी, हम सब लोग ने मिलकर बनाए उसको। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि इस वक्त इस कुंडेसर गांव से गई हैं आप, कितना दूर दूर देहरादून पढ़ने के लिए, तो उस समय आपको क्या फील, अकेले गई थी पढ़ने के लिए, कितना बड़ा हिम्मत किया, किस साल में गई थी आप, उम्र क्या रही होगी आपकी? आई थिंक आई वॉज 5-6 years old। अच्छा, कुछ नहीं, हम लोग सब साथ गए थे, मस्ती करते थे, हमें तो पता भी नहीं चला था। अच्छा, हमें तो मतलब इवर दे हम लोग सब साथ थे, तो अब याद नहीं अकेलापन, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। मैं भी, अब हम उसमें हमारी जॉइंट फैमिली थी, अच्छा, तो सब साथ गए थे, तो मुझे कुछ अकेलापन, हाँ बॉम्बे में जब मैं गई थी अकेले, तो उसमें मैं रोती थी, तो मेरी माँ बोलती थी वापस आ जाओ। मैंने बोला नहीं, अब मैं निकल गई तो निकल गई, अच्छा। तो मैं वापस नहीं आई। आप जो है इस वक्त जो फिल्म का मिजाज है, फिल्म का जो तरीका है इस वक्त का फिल्म, और आप जिस चीज़ को आप लाना चाहती हैं और दिया है समाज को, अब क्या मुमकिन है जो चीज़ें जो दे चुकी हैं आप? देखिए, फिल्म ऐसा मीडिया है कि उसमें तो आप खुद मीडिया से हैं, आप जानते हैं कोई भी चीज़ रियलिस्टिक होता है उससे लोग उसको एम्पैथी उससे जुड़ जाते हैं। तो नाउ द जो स्क्रिप्ट है सब कुछ रिलेटेड है, मतलब विद द कॉमन मैन, और कॉमन मैन से ही आदमी फिल्म बनाता है। हम लोग भी जब जैसे मैं लिखती थी, मुझे मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं, जो मैं ऑब्जर्व की हूँ, तो उसी से मैंने इंस्पायर हुई हूँ। ऑल माई स्टोरीज हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल टाइम, नन ऑफ माई स्टोरीज आर लाइक दैट, यू नो। तो अभी भी फिल्म वैसे ही है। डेफिनेटली टेक्निकल तो थिंक बहुत बड़ा अच्छा हो गया। अब आपके कलर ग्रेडिंग, VFX एंड एवरीथिंग हैज गॉन इनटू अ वेरी डिफरेंट लेवल। अब हमारा जो फॉर्मेट है ही बदल गया है, लेकिन बेसिक देखिए, लव स्टोरी रहेगी, चाहे क्राइम ही रहेगा। उसको किस तरह से आप पैकेज करते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। हाउ वेल यू डायरेक्ट, हाउ वेल यू राइट, हाउ वेल यू प्रोग्राम इट, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। आप इस क्षेत्र की लड़कियों को, औरतों को
एक महिला होते हुए क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, हम पहले अपने को महिला ना आदमी समझ, हम अपने को इंसान समझते हैं। आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। अब उसमें कोई कैसा करता है वो तो हमारे ऊपर होता है। यदि मैं फोकस नहीं रहती तो हम नहीं कर कामयाब होते, तो ये हमारे ऊपर होता है। मिलना तो सब महिला, और इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा, बिकॉज आई नेवर फेल्ट कि आई वाज अ वुमन और अ मैन और अ दिस थिंग और दैट थिंग। आई ऑलवेज फेल्ट आई वाज अ ह्यूमन पर्सन, एंड एज अ पर्सन आई ग्रू। सो नॉट एज आई वुड से कि ना, मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है लड़की होने में, चाहे कुछ होने। हाँ, सामाजिक कुछ होता है, बट दैट यू हैव टू फाइट इट आउट। आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, और मैंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई, और मैं अपने आइडेंटिटी से आज मैं बहुत मतलब कि आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विथ माई आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी बनाने में आपको कितनी दुश्वारियां हुई हैं? वो तो होती है, वो बहुत होती है, लेकिन यू हैव टू बी अ फाइटर। यू बिलीव इन व्हाट यू, आप अपने में विश्वास करिएगा तो आप किधर भी जा सकते हैं। आइडेंटिटी बनाने में जो महिलाओं को परेशानियां आती हैं, उन औरतों को, उन महिलाओं को या उन बच्चियों को आपके ज़रिए क्या संदेश होगा? देखिए, हमने देखा बहुत गरीब महिला भी जो होती है ना, यदि उसके पास फोकस है तो वो भी बना लेती है। अब हम तो बहुत महाराष्ट्र में भी देखे हैं, सब जगह देखे हैं कि आदमी में डिटर्मिनेशन उसमें होता है, उसमें एक किलर इंस्टिंक्ट होता है, उसकी एक वजूद होता है, और उसको लेकर वो चलती है, तो हर महिला कर लेती, चाहे वो महिला हो चाहे आदमी हो। आई थिंक इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ महिला एंड, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कोई भी पूछता है, मुझको अजीब लगता है। हाँ, ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, वो सब होते हैं, लेकिन यू नो, अब जब आपको ऐसा बैकग्राउंड मिला है, देखिए, चाहे तो आप रोइए चाहे हंसिए, आपको जीना तो है ही है, तो आप हंस के जी लीजिए ना। बहुत अच्छा संदेश आपका है। या हंसिए या रोइए, यकीनन ईश्वर ने, अल्लाह ने मर्द औरत ही बनाया है, और दोनों की शक्ति एक है। सिर्फ सोच की थोड़ा सा अंतर है। अगर उसके अंदर में शक्ति है तो रानी लक्ष्मीबाई बन सकती है, रजिया सुल्ताना बन सकती है, और इसी देश में इन दो महान रानियों ने अपने सल्तनत कायम करके दिखा दिया है किस तरह से राज की जाती है। उसी तरह से इसी कुंडेश्वर की बेटी ने भी दिखाया कि कुछ करना है तो किया जा सकता है। जाकर देहरादून में तालीम हासिल किया, फिर बम्बे पहुंचकर कुछ लोगों को अपने फिल्म के माध्यम से संदेश दे रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस संदेश को पूरा भारत देखेगा और भारत की लड़कियां अपने अंदर में महसूस करेंगी कुछ आगे बढ़ने के लिए। मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। मेरा नाम तृप्ति सिंह है जी। मैं हमारे घर में पढ़ाई पे बहुत फोकस रहता है, और शुरू से ही फोकस रहा है। तो उसके चलते हम पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी सोशियोलॉजी में, मिरांडा हाउस कॉलेज से, और उसके बाद आगे जाके बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, और फिर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में दिल्ली में काम कर रहे थे, और आगे उसके बाद यूनिसेफ के साथ कंसल्टेंसी कर रहे थे, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक जो यूके में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पीएचडी करने का मौका मिला था। किस सब्जेक्ट पे कर रही हैं और क्या आपका ये है? मैं ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कर रही हूँ। वाटर इनसिक्योरिटी पे मेरा काम रहता है, पानी की जो दिक्कतें होती हैं स्लम में, अर्बन पुअर नेबरहुड पे, उस पे मेरा फोकस है पढ़ाई का, रिसर्च का। और उस पे रिसर्च करने के लिए मुझे यूके की यूनिवर्सिटी से फुल स्कॉलरशिप मिली है, और रिसर्च ग्रांट भी मिला है। तो और यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फ़ी फुल वेवर है, रिसर्च ट्रेनिंग ग्रांट सपोर्ट मिला है। तो वो बिकॉज़ पढ़ाई पे काफ़ी फोकस रहा है और काम भी कर रहे थे इसी क्षेत्र में, तो उसके चलते वो स्कॉलरशिप मिले। वो ग्रांट्स कितने रुपये का है और लोगों को क्या संदेश देंगी आप? स्कॉलरशिप जो मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, वो स्कॉलरशिप में फुल ट्यूशन वेवर है। वो ट्यूशन वेवर कम्प्लीटली अबाउट 1 करोड़ के ऊपर की तो ट्यूशन फ़ी ही है। अच्छा। और उसके बाद मंथली हमको स्टाइपेंड भी मिलता है, जो हर मंथ उतना ही लगभग हो जाता है। और ट्रेनिंग का, रिसर्च ट्रेनिंग ग्रांट सपोर्ट
अलग से हमें मिलता है अपना काम करने के लिए। तो उसके बहुत सारे भाग हैं स्कॉलरशिप के, और वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग उस पे मिलता है। तक कितना भाग आपका पूरा हो चुका है? पढ़ाई का जी। मेरा 2 साल हो गया है। यूजुअली वहाँ 3 साल का मिलता है स्कॉलरशिप। मेरा ग्रांट 4 साल का है। अच्छा। तो लंबा है। मैंने 2 इयर्स कंप्लीट कर लिया है। अब वो तीसरा साल शुरू हुआ है मेरा स्कॉलरशिप का। उस काम में जिस पे कि आप काम कर रही हैं, उसका इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ आपको। मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी थी अपने अंडर ग्रेजुएट में मिरांडा हाउस में, और मास्टर्स में भी मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी थी। तो उधर फोकस ज़्यादा था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है पानी पे, साफ़ सफाई पे, सैनिटेशन को लेके। स्वच्छ भारत मिशन के साथ भी मैं जुड़ी हुई थी अपने रिसर्च के थ्रू, काम के थ्रू। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में भी मैं कंसल्टेंसी कर रही थी वहाँ पे। तो उसमें भी स्वच्छ भारत मिशन पे फोकस था। तो जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पे मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा है, और कैसे पिछले वर्ग के लोग हैं उनको कैसे, स्पेशली महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनको कैसे जोड़ के चले, साथ में लेके चलें, और उनका पानी का एक्सेस इम्प्रूव कैसे होगा। तो उसी पे मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे भी देखते हैं पानी की काफ़ी दिक्कतें हैं। तो हमेशा से कोशिश रही है कि वो कैसे कम कर पाए वो दिक्कतें। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट रहा है, एंड आगे भी मेरा रिसर्च उसी पे रहेगा। कितना काम आपने कर लिया है अपने, क्योंकि रिसर्च जब होता है एक दिमाग में प्रोग्राम बनता है कि हमें इस चीज़ को सामने ला के पेश करना हमको है। तो आपकी इस सोच में कितने ढंग तक आपने कर पाई हैं अब तक? मैं 8-9 साल से इस विषय पे काम कर रही हूँ, और आगे भी जो पीएचडी के थ्रू है वो मेरा रिसर्च इंटरेस्ट का एक एक्सटेंशन ही है। तो अब पीएचडी रिसर्च के थ्रू मैं, अब 2 इयर्स हो गए मुझे और इस पे काम करते हुए। अब मैं जयपुर में भी काम कर रही हूँ, बाकी भी बहुत सारे स्टेट्स में मैंने काम करा है। तो फ़िलहाल मेरा पीएचडी का रिसर्च जयपुर पे है, और वहाँ पे जो फोकस हो रहा है वो जल जीवन मिशन और पानी की दिक्कतों पे ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या दिक्कतें होती हैं, स्पेशली क्लाइमेट चेंज को लेके, पानी को लेके, स्पेशली हीट वेव्स के टाइम पे, उस पे फोकस है, क्योंकि वो थोड़ा नया थीम भी है, नया टॉपिक भी है जिस पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो उसमें पॉलिसी में हम क्या शिफ्ट कर सकते हैं, पॉलिसी में क्या फोकस कर सकते हैं, तो वो थोड़ा नया ही है अभी। तो उसमें बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसे हीट वेव की भी जो पॉलिसी है वो सरकार की अभी 2023-24 में ही पहली बार आई थी जयपुर में और राजस्थान में। तो अब वो उस पर काम करेंगे। जल मिशन का आप बात कर रही हैं, तो और आप देख भी रही हैं कि इसमें कितने ढंग तक हम जल मिशन पे कुछ कामयाबी मिली है लोगों को कि नहीं मिल पाई है? नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम हुआ है, और जैसे उड़ीसा में भी जो है 24/7 पानी सप्लाई करे, तो वैसे कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू हुए हैं, और हर जगह थोड़ा थोड़ा काम रहा है, तो वो हो रहा है। काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है, एंड उसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। तो उसी को, वो क्या दिक्कतें हैं और वो हम कैसे उस पर और काम कर सकते हैं, उसी पे मेरा रिसर्च फोकस्ड है। आप यहाँ की बेटियों को क्या संदेश देंगी? मैंने तो अपनी लाइफ में वही देखा है कि पढ़ाई पे फोकस रहता है और पारिवारिक सपोर्ट रहता है तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो पढ़ने पे हम लोग के घर में तो कोई भेदभाव कभी नहीं रहा है, कोई भी जनरेशन में, लड़की में लड़के में, बहुत दिक्कत रहे नहीं रहे, बहुत सपोर्ट के साथ हुआ है। तो उससे बहुत हेल्प होता है। तो पढ़ाई तो ही इज़ व्हाट इज़ गोना चेंज एवरीवन्स लाइफ। देखा आपने, हमारी बच्चियों को तालीम पे अगर आप फोकस करेंगे तो यकीनन आपको मंजिल मिलेगी। आपका ही संदेश है कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों पे एक बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ स्कूल पे निर्भर न कर के कितना परिवार जो है बच्चे को घर पर ध्यान देता है। जब तक घर पर ध्यान नहीं देगा तब तक आप चाहें कि आप बच्चे में तरक्की हो या बच्ची में तरक्की हो, मुमकिन नहीं है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आपके परिवार के लोग आपके तालीम पर किस ढंग से ख्याल रखते थे ताकि आप में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है?
नहीं, शुरू से बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ने के लिए मैं और मेरे भाई भी बहुत अर्ली निकल गए थे यहाँ से। तो 5 इयर्स थे, 6 इयर्स थे, तब तक हम लोग निकल गए थे। तो पहले की भी हमारी जो जनरेशन थी, तो हमारी फूआ हुई, पापा हुए, सब निकल गए थे पढ़ाई के लिए। उन्हें बोर्डिंग भेजा गया था, क्योंकि उस समय स्कूल यहाँ पे उतना नहीं था, तो वो लोग बाहर गए थे, वो देहरादून गए थे पढ़ने के लिए, दून स्कूल, वेलम स्कूल। हम लोग दिल्ली गए थे। पहले मैं फैज़ाबाद गई थी, एंड देन फिर मैं दिल्ली में मेरा सारा एजुकेशन हुआ है, स्कूलिंग से लेके तो आपका स्कूल भी क्या ये था, हॉस्टल था? नहीं, मेरा स्कूल नहीं था तब तक। मेरी बुआ वहाँ पे ऑलरेडी दिल्ली में थी, तो मैं वहीं रहती थी उनके पास। तो आप स्कूल से आने के बाद घर पे कैसे पढ़ती थी, मैं जानना चाहता हूँ। तो आमतौर पे यहाँ लोगों को पढ़ाई के बारे में देना है कि स्कूल से आने के बाद कितना घर से कैसे पढ़ाई करेंगे, ये बताइए बस। स्कूल से आने के बाद हर तरीके की चीज़ होती है। एक तो घर का माहौल भी होता है कि कितना सपोर्टिव है, क्या है। तो हमारे घर पे तो पढ़ाई पे काफ़ी फोकस था। तो स्कूल से वापस आके थोड़ा ब्रेक होता था, उसके बाद शाम में हमारी ट्यूशन भी होती थी, और प्ले मेथड से भी हम लोग पढ़ाई करते थे। बाकी भी जैसे म्यूज़ियम चले गए, कहीं चले गए, तो अलग अलग तरीके से पढ़ाई होती है, राइट। तो पढ़ाई पे तो शुरू से ही फोकस रहा है, ट्यूशन्स भी जाते थे। एंड उसके बाद वो तो स्कूल के दिनों की बात है, बट सेल्फ इंटरेस्ट और उस पर फोकस खुद से भी जितना फोकस करा है, तो वो भी एक चीज़ रही है। और इंटरेस्ट भी, सबका इंटरेस्ट अलग रहता है, राइट। तो मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट था, तो वो जैसे मेरी बुआ ने बहुत शुरू में ही पहचान लिया था कि इसको रिसर्च में इंटरेस्ट है। तो उसको फिर उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी करा। जी, बड़ा संदेश है। उम्मीद करता हूँ कि G72 न्यूज़ के देखने वाले दर्शक अपनी बेटियों पे विशेष ध्यान देंगे, लेकिन उन्हें कामयाबी मिलेगी। यहाँ जो भी पेड़ है उसके पीछे कहानी है। जी हाँ, इन कहानियों में बताइए कौन पेड़ कहाँ का है? ये पेड़ कश्मीर का है। अच्छा, और कब आया था ये? ये आया था जब पापा कश्मीर गए थे, श्रीनगर गए थे घूमने के लिए। पूरा वो ट्रैवलर थे। अच्छा। उत्तराखंड का हमारे जो सन है वो वरुण, वो उनको लेकर वो कहीं भी घूम चले जाते थे। अच्छा। और हम लोग को नहीं पकड़ते थे, इसी को ले जाते थे। तो वहाँ जहाँ भी कुछ मिलता था उनको वो उठा लेते थे वहाँ से। जैसे ही कश्मीर गए तो ये पेड़ लेकर आए। और इस पेड़ में उतने साल से लगा, पापा सोच रहे थे कि अब इसको कटवा के हटा देते हैं। जब वो हॉस्पिटल से इस बार वापस आए, तो इस पेड़ ने उनको एक तरह से मैं कहूँगी कि उनको ब्लेसिंग्स दिया। लोग अच्छा। फूल खिला और पापा ने उसको देखा, बोला आज तक इसमें कभी फूल नहीं खिला है। अच्छा। पहली बार जो है इसमें कभी फूल खिला। और देख करके वो जिसको कहिए ना आनंद हो गए। तो जब वो जा रहे थे इस बार अंतिम उस यात्रा में, तो मैंने उनके एक एक पेड़ में से एक एक पत्ता कुछ निकाल करके और सब के उनके दिया कि भाई आपके साथ ही जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपनी तरफ से उनको एक श्रद्धांजलि भी दी कि भाई आपका पेड़, आपका पत्ता आपके साथ जा रहा है। आपके वक्त में जब पैदाइश हुई थी आपकी, तो यहाँ पे गुलाब के फूल भी लगाए गए थे। वो वाला फूल है। ये दिखाइए सबको। ये कौन सा पेड़ पौधा है? पैराडाइज। अच्छा, ये पौधा? नहीं, ये वाली। अच्छा, इस तरीके का इसका फूल होता है। अच्छा। हाँ, आप देखे होंगे जी। तो ये गोवा से उन्होंने लाया था जब वो गोवा गए थे। अच्छा। तो ये वो है, यहाँ पे कहीं मिलेगा भी नहीं आपको। अच्छा। ये नायाब है। मतलब कि ये जितना भी आप देख रहे हैं गुलाब का, ये सब हमारे उम्र के हैं। मतलब समझिए कि ये गुलाब के जो देख रहे हैं आप, यकीनन ये जितनी उम्र आपकी है, हाँ, लगभग 60 साल की उम्र जरूर होगी, तब के पौधे लगाए हुए हैं जब इनकी पैदाइश हुई थी। तो अब देखिए, और यकीनन जो गुलाब लगाया था उन्होंने एक किस सोच के तहत, इसी तरह से उन्होंने बच्चियों को भी तालीम दिया है, एजुकेशन किया है इस पौधे को लगा करके। और इसकी उम्र देखिए, सफ़ेद गुलाब है, लाल भी था, लाल भी गुलाब, हर तरह गुलाब हैं ये। वो उम्र काफ़ी इनकी ज़्यादा है। ये पूरा गुलाब से भरा रहता था पहले। अच्छा। और आपको एक और पौधा हम दिखाते हैं। ये जो क्रोशिया है, हाँ, कौन पापा, ये जो पेड़ जिसमें भी पतझड़ हो गया है, अच्छा, वो पिंक वाला, वहाँ बैठते थे और बोलते थे ये भी पेड़ बड़ा ही, मतलब कि इसके बारे में वरुण सिंह भी बता सकते हैं। अब आपको एक कहानी मैं सुनाती हूँ। वो जो हमारा कचनार का पेड़ है, ये कचनार, हम नोएडा में रहते हैं, ये छोटा था। तो पापा उसको अपने हर्ष में एक कहानी अपने कंधे पर बिठाते थे और बोलते जाके उसमें से बीज वो तोड़ के ले आओ। अब तोड़ता था ये
और वो ला करके यहाँ उन्होंने लगाया। वही कचनार जो आप हाँ ये देखिए, हाँ गेट पे आप कह रहे थे। जी, ये कचनार जो देख रहे हैं, बहुत लाभदायक पेड़ है ये। हाँ ये कचनार का पेड़, उसके पीछे कहानी हर समय जरूर सुनाते थे हम लोग को अच्छा कि हम इस बच्चे को अपने कंधे पर लगाया, उससे तोड़ा और लाकर मैंने यहाँ लगा दिया। सो इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड ऑल द प्लांट्स। जो हमारे पास जितने पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, जी। सबके पीछे कुछ न कुछ कहानी है। इस चीज नजर नहीं आती, ये क्या चीज है? ये लिनोनियम, अच्छा लोलिना, सॉरी लोलिना, अच्छा पाम की वैरायटी है ये। अच्छा तो ये भी करीब मुझे लगता है 40-50 साल है। अच्छा, तो इस तरह के पेड़ कहीं और जगह मिलेंगे आपको यहाँ पे? छोटे रूप में मिल सकते हैं। हाँ इतना बुरा था छोटे तो रूप में मिल सकते हैं। ये तो इसको इतना बड़ा है और हाइट इतनी ये तो मतलब क्या समझिए 50 लाख से ऊपर का। टफ हो सकता है। यदि ये आप कहीं कोई करे इसको तो इसका तो मतलब कि मेरे को लगता है ये स्लो ग्रोइंग ट्री है। अच्छा, और बाकी तो भाई और इसमें फूल भी आता है। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग कि इतना बड़ा है ये पौधा। और यकीनन मैं महसूस करता हूँ कि मैं भी इलाके में घूमता रहता हूँ, किसी घर के अंदर में, किसी के बागीचे में, किसी के उस स्थान पे इस तरह का ये हाँ, ये पौधा नहीं मिलेगा आपका। यकीनन ये शौक का एक अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं, जिसमें टूरिस्ट के लोग देख रहे हैं। और एक भी बहुत ही ये सिल्वर ओक है। हाँ, सिल्वर ओक है जो सिल्वर ओक। हाँ, देखिए घर को किस तरह सजाया गया है, ये आपका देख सकते हैं आप। है ये क्या है? ये सिल्वर ओक। सिल्वर ओक। अच्छा। और ये कुरेशिस का तो भी बहुत खूबसूरत गुलाब रंग का फूल होता है इसमें। ये वही का लगा है वाला जो एकदम। अच्छा अच्छा, जब 45-46 तो यही एक फूल आपको दिखेगा पूरे कैंपस। ये ऑस्ट्रेलियन टीक है, ये हम दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये हम बॉम्बे, अब ये समझिए वहाँ से हम लोग कहाँ से लाए थे, ऑस्ट्रेलिया, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर गए थे। अच्छा, पारस जी दरवाजा खोल दीजिए। अभी तो फ्रूटिंग नहीं है तो थोड़ा सा कटिंग वटिंग कर दिया क्योंकि फल ऊपर चला जाता है। इसके बारे में बताएं आप, इधर आइए। ये कमंडल का पेड़ है। हाँ। और ये अभी इस वक्त फ्रूटिंग नहीं हो रहा है जी। तो साधु लोग कमंडल लेके घूमते हैं। अच्छा, उसमें ये इतने खूब भरा रहता है ये। अच्छा अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पे बागीचा बहुत आम का है जी। किन किन वेराइटीज के आम हैं यहाँ पे? यहाँ पे हर वैरायटी का है। अच्छा। मलिका, चौसा, मालदा, लंगड़ा, अमरपाली, हाँ। सुकुल, मिठुआ, वो जो छोटा वाला होता है, छोटा वाला यहाँ। हाँ। फिर आपका जूनागढ़ का केसर। अच्छा। फिर आपका एक क्या नाम है, मैंगो स्टीम करके एक है पेड़। अच्छा, वो भी अपने यहाँ है। अच्छा। और तो कुछ भूल भी रहे होंगे क्योंकि कितना। नहीं तो और यहाँ पे अंजीर का पेड़ भी है। हाँ, फिग। आइए दिखाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, इतने पौधे जो हैं आपके, तो क्या इन आम की जब सीजन जब आता है जी, तो उसकी क्या आप लोग बोली बेचवा देते हैं या कैसे, क्या होता है? वो पक्षी से जो बचता है वो हम परिवारों में रहता है, फिर जो हम जो परिजन अपने फ्रेंड्स फैमिली जिनको, उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पापा का शक था कि फल बिकेगा नहीं। जैसे जो भी उनके प्रिय हैं, फ्रेंड्स हो, डॉक्टर हो, जो भी उनके परिचय। अब इसमें एक छोटी कहानी हम बताते हैं। एक बार जब हम बॉम्बे में थे तो ये हमारा जो स्टाफ है वो आम लेके जा रहा था ट्रेन में। तो एक आदमी ने पूछा कि ये पेटियां आम की कहाँ ले जा रहे? बोला कि वहाँ पे वो लोग हैं, हमारे परिवार वाले हैं, वो लोग खाएंगे। तो वहाँ तो आम मिलता है। बोला जो इस आम का स्वाद है और जिन्होंने भेजा है, यदि मैं नहीं पहुँचाऊंगा तो मुझे वहाँ पे बहुत नाराज हो जाएंगे। तो इस कदर से, इस शिद्दत से पापा सबके यहाँ आम भिजवाते थे। चाहे उसके लिए उतने में तो आम हमको उधर भी मिल जाता, लेकिन नहीं कि आप मेरा आम, यहाँ से आम जाएगा, बच्चे खाएंगे। में उनकी टिकट होती थी और आदमी लगता था आम को पहुंचे। मतलब वो चाहते थे कि मेरा लगाया हुआ सब जगह पहुंचे, चाहे आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ये तो जरूरी, ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो दिल से भेजते थे ना, तो हम लोग बड़े। और फिर हम खाते, हम कितना खाएंगे? नॉर्थ का आम तो पेरिशेबल होता है, तो हमारे लोगों को भी हम बांटते थे। आइए आपको दिखाते हैं फिग का पेड़। आम कोई कितना ही खाने का फल तो साल होता है ये वाला। दिखाइए। जो रुई बनती है जिससे गद्दे में या उसमें, वो साल का पेड़ है वो वाला, ये बड़ा, जिससे आपका रुई या ऐसा गद्दा में जो आप लगाते हो तो वो जी, वो साल का पेड़ है ये लंबा वाला।
इसमें वो रुई और गद्दे में जो यूज़ होते हैं वो उस पेड़ का ही प्रोडक्ट होता है। मैंने आपको वो बताया था, वो इसी तरीके से रहता था तो वो मार देता था। वो आंधी से बड़े पेड़ों की हमारे यहाँ क्षति हुई है। पूरे बागीचा पूरा घर कितनी बीघा में आपको पड़ेगा? हेक्टर में है, ये 4 हेक्टर में। नहीं, 4 नहीं, ज़्यादा। ये बगीचा 4 हेक्टर में हाँ, है। बगीचा तो अपना 4 हेक्टेयर आपका में, जो बताए थे। अच्छा 4 हेक्टेयर में बगीचा है। घर वगैरह जोड़ लीजिएगा तो मोटा मोटी उसमें 2 और 8 हेक्टेयर का पूरा कैंपस है, जिसमें रहना है बस। जी हाँ। इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं जी, नहीं। ये सिर्फ फल जो भी चीज़ है वो अपने लोगों के लिए। अंजीर, फिग, तो इसका आप हलवा या वैसे बना और नहीं वैसे पकता है तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एकदम फ्रेश एंड इस ऑर्गेनिक है, जो भी है यहाँ पे ऑर्गेनिक है। पापा पेस्टिसाइड डालने बोले कि ना, छोटा होगा आम कोई बात नहीं, लेकिन तो ये भी कई बार थोड़ा डिस्टर्ब हो गया आंधी तूफान से, लेकिन काश वो रहते तो उस उत्साह से वो आपको और बताते। उत्साह से बता देते बहुत चीजें। क्योंकि लगाया हुआ उनका है, जो आदमी लगाता है वह उत्साह से बताता है। हम लोग के पास आइडिया ही है, उनके ये बच्चे हैं तो आइडिया और बच्चे में अंतर है। देखिएगा नीचे मेरे दर्शकों को जी। हमेशा अंजीर सुनते आए हैं, कितना क्या इसके गुण हैं, क्या फायदे हैं। आज मैं दर्शक देख रहा है अंजीर का पेड़, और उस गाजीपुर में देख रहा है अंजीर का पेड़। यकीनन मैं समझता हूँ कि यहाँ के लिए अद्भुत चीज़ है, और भी अद्भुत चीज़ दिखाऊंगा आपको। यकीनन गाजीपुर में तो मेरे ख्याल में अंजीर का पेड़ नहीं है, किसी और ज़िले में हो बताएगा मुझे दर्शक कमेंट्स में, लेकिन गाजीपुर में अंजीर का पेड़ नहीं है। वो अंजीर का पेड़ अगर कहीं है तो कुंडेसर गांव में है, और वो बाबू श्री बाबू गोपाल सिंह के उर्फ नाम गोपाल सिंह है, उनके खाते में, उनके बंगले में, जिन्होंने एक जंगल नुमा बना कर रखा है, और उसमें एक कुटिया भी देखा है आप लोगों ने कैसे रहते थे। यकीनन बहुत ही शानदार चीज़ है ये आपका अंजीर का पेड़। अभी भी बाग लगा होगा उनके हाथ का, और बड़े इससे ज्यादा हेल्दी प्लांट्स आपको वहाँ मिलेंगे। 14 बीघे में 14 बीघे में सर लगे हुए हैं। क्योंकि अब तो आना जाना बहुत उस दौर में दिक्कत था, हाँ। तो फिर वो बाद में हटा दिया गया। हाँ। लेकिन वो 14 बीघे में उन्होंने अपने हाथ से वो पेड़ लगाए हैं जी। 90 में उसको हम लोगों ने डिस्पोज कर दिया, क्योंकि अटेंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब कितना आदमी वहाँ जाए, इंक्रोचमेंट, बहुत सारी तकलीफें रहती हैं उस तरीके से। हमारे यहाँ बांस की वैरायटी काफी है। येलो बांस आपने देखा होगा, काला बांस, काला बांस या वो जो पीला बांस, ये नॉर्थ ईस्ट के बांस है, ये यहाँ के हैं भी नहीं। चलिए दिखा जाए उसको भी। ये लीची है आपके, जो हम लोग खा नहीं पाते क्योंकि चिड़िया खा जाती चमगादड़ है। पूरा अटैक करके इसको नष्ट कर देता है। अच्छा। हाँ, ये सारे कौन सा लीची बताइए? शाही लीची जो मुजफ्फरपुर की होती है, जो बड़ी आपने सुनी होगी मशहूर, वो है। उसके 2-3 वैरायटी, और एक और कोई है, नाम उसका मेरे को ख्याल नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पक्षी अटैक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बगीचा यहाँ कम है, तो खाने को तो नहीं मिलता, देख लेते हैं हम लोग। पक्षी तो खाते हैं। हाँ, पक्षियाँ खाते हैं। बेर बोलते हैं। बेर हाँ, अभी शुरू हो रहा है फल बेर इसमें। है, फालसा है, फालसा है, कमरक है, कमरक वो जो जिसकी चटनी बनती है, वो सब उधर है, वो सब वैरायटी। मतलब इसमें आप खोजिए तो मिल जाएगा। ये पड़ता है लेमन ग्रास, इसमें आप तोड़ेंगे तो स्मेल आएगा। और ये चाय, सुबह के चाय में हाँ। लेमन ग्रास पड़ता है तो उसका फ्लेवर एक अलग ही आता है। ये कुछ नहीं, इसमें थोड़ा निकाल लीजिएगा और आप लगा लीजिए कहीं पर, बस आपका फैल जाएगा। ये सब उन्हीं का देन। हम लोग लगता होगा कहीं पर, ऐसा नहीं, बड़ा वाला लीजिए, वो तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ये वाला बांस सर मिजोरम से आया है अपना। लगा है ना ये? जी जी, ये लगा हुआ। ये वाला बांस मिजोरम से आया है, नॉर्थ ईस्ट।
इसका आप ये निकाल के, जैसे आप देखते होंगे बड़े पदाधिकारी एक स्टिक यूज करते हैं आर्मी में खासकर, तो इसी चीज को निकाल के पॉलिश वॉलिश करके उनको मिल जाता है वो स्टिक्स वगैरह में। आप और बात सुनते ये रहा, ये पीला बांस है, ये नॉर्थ ईस्ट का है। सारा नॉर्थ ईस्ट का ही है यहाँ चीजें। ये वाले जो है नॉर्थ ईस्ट के बांस, पीला बांस। फिर एक हरसिंगार यहाँ खूब खिलता है, ये पूरा जगह हरसिंगार से भर जाता है। अब तो सीजन खत्म हो गया हरसिंगार का। मधुपर्क। और भी एक है भीम बांस, एक था वो पता नहीं सूखा कि 1970s में ये पेड़ आपके यहाँ लगा था। इस पूरे तहसील में सबसे पहले सागवान का प्लांटेशन हमारे ग्रैंडफादर द्वारा ही स्टार्ट किया गया 1970s में। और फिर जब ये यहाँ पे पूरे में लगा, फिर वो साइड वाले प्लॉट्स में लगे, फिर और भी तमाम हमारे जितनी भी प्लॉट्स थे उसके किनारे किनारे हर जगह लगाए गए। तब वही प्रचलन देख बाकी ग्राम और क्षेत्रवासी ने इसको अडॉप्ट किया। कितने पौधे लगे हैं आपके? ये अपने आप ही होते रहते हैं। तो हमको लगता है बाबा ने तो हमको लगता है 10 लाख पेड़ लगवा डाले अपने हाथ से। अच्छा। ये सागवान के। जी जी, सागवान और अन्य। लेकिन अब तो इस लेवल पे है कि वो ऑटो जनरेट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनकी मेच्योरिटी इतनी हो गई है। तो ये ऑटो जर्मिनेट करते हैं। अच्छा। तो इसके सीड्स गिरते हैं और खुद पेड़ उगते हैं। अच्छा जी, तो मतलब ये अब उस जोन में चले गए हैं। अच्छा। इनफैक्ट हम लोग को निकाल के हटाना पड़ता है कितना। अब सागवान हम लोग के लिए एक तरीके से वो वीड में चला गया। अच्छा। अभी भी है, ब्लैक फिश है, लेकिन पहले हमारे इसमें वो कलर्ड फिश थे। ये सब तो अपने आप बच्चे पैदा करते रहते, लेकिन वो है कि पहले इसमें थोड़ा शौक के रफ है ना ये। हाँ, तो उसमें नहीं कहीं नहीं, वो तो उनके लिए खाना है। अच्छा। हाँ, वो उनके लिए वो चिड़िया के खा जाती है। एक इसमें नील कमल हमने लगाया था, लेकिन वो दरअसल हम ये वाला जो पीला वाला है उसने उसको दाब दिया। वो गोवा से लाए थे। अभी हमारे पास वो नील कमल जो लक्ष्मी जी पे चढ़ता है वो हमारे मामा जी यहाँ से ले गए, उनके यहाँ है। तो 2 बार हमने प्रयास किया, लेकिन ये बेचारे ने उसको हमेशा दाब दिया। हमारे यहाँ से बल्कि ले गए। मंगेशी टेम्पल है जो लता मंगेशकर ने बनाया है वहाँ गोवा में, तो वहाँ पे उन्होंने नीलकमल लगाया था। तो वहाँ से हमने एक छोटा सा पौधा गोवा से लेके यहाँ पे अपने ये रहा वो पाए। ये 5 साल की उम्र में ये हाँ हम गए थे बद्रिकाश्रम केदारनाथ 4 धाम यात्रा में। तो वहाँ से दादाजी ने ये पौध को लाए थे 1993-94 में। तो आज मान के चलिए मोटा मोटा 30 साल हो ही गया। तो इसी तरीके से उन्होंने ये विरासत छोड़ दी है अपने पीछे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरी सवाल है जी सर, कि आप लोगों से कि इतने बड़े धरोहर को के जरिए जो है जी पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप यंग किसी से? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, जैसे आज एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा समस्या हो रखी है सब शहरों के लिए। तो जब पेड़ आप लगाओगे तभी ये फ्रेश एयर पाओगे। तो इसके लिए तो थोड़ा तो किसी को आपने मेहनत करनी पड़ेगी और सेफ गार्ड करना पड़ेगा इन्वायरमेंट को, क्योंकि एक बार ख़राब हो जाएगा तो फिर वो रिकवर नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको माइंडफुल रहनी पड़ेंगी बिफोर हाउ वी आर इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, हाउ वी आर यूजिंग द एनवायरनमेंट। तो उनको थोड़ा माइंडफुल वे से चीज़ों को करना पड़ेगा। ये यंग और हमारे जनरेशन वालों को यही बोला कि एनवायरनमेंट मैं वहीं से उठाती हूँ। एनवायरनमेंट एक तो प्रकृति होता है, और जिस प्यार और मोहब्बत से इस जगह को सींचा गया है, फैमिली की यूनिटी करके, और हर पेड़ आपसे कुछ बोलता है। आपको ये पता है कि आप जितना नेचर से बात कीजिए, नेचर उतना ही आपको वापस करता है। तो ये पेड़ जो दिख रहे हैं आपको, मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट को तो क्लीन कर ही रहा है, और हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखता है। विथ लव एंड फ्रेश एयर वी आर ग्रोइंग, द फैमिली इज ग्रोइंग। तो इस तरह का माहौल बनाने के लिए इस गांव से, कुंडेसर से पूरे भारतवर्ष के लोगों को आप क्या, जिस तरह दिल्ली का माहौल वातावरण ख़राब हो गया है और हर शहरों का भी हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते पोल्यूशन हो रहा है, ऐसे हालात में क्या संदेश देंगे आप?
इंटरनली मैं बोलूँगी कि पहले तो अपने को साफ कीजिए, एनवायरनमेंट अपने अंदर लाइए, हाँ। आप अपना लव एक प्यार मोहब्बत से रहिए, ठीक। प्यार मोहब्बत, एक फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली ही बैकबोन होता है, तभी ये पेड़ सबने मिलके लगाए, तभी ये एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। और फिर ऑफ कोर्स इन्होंने बोला कि पोल्यूशन को मतलब कि ये तो फिल्टर करता है पोल्यूशन को, तो पेड़ लगाना, वृक्षारोपण तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप इस धरती को कुछ दे के जा रहे हैं, लेके नहीं जा रहे हैं। यकीनन आज के जरिए मेरा संदेश एक ही है, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा शरीर दिया है, तो हम तमाम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस दिए हुए ईश्वर के इस ज़मीन पे हम अपना एक ऐसा वातावरण बनाएं, एक ऐसा माहौल बनाएं, और जो कुदरत ने जो दिया है उसके इन्वायरमेंट के साथ खेला न करें, हमें उसे बचाना चाहिए, तभी देश बचेगा, समाज बचेगा, वरना हमारे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष मुलाकात।